स्वागत है सभी बच्चों को स्टडी शर में। मैं आपका गुरुजी और मैं अपने वादे के अनुसार नेक्स्ट वीडियो जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था उसके आधार पर अभी सारणी की कम से कम 5 से 7 वीडियो आएंगी व्यवस्थित करने के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल धरातली बेस है। इसमें कोई मायने नहीं रखता है कि आप कक्षा 9th में हो या 10th में हो या 11th या 12th में हो। जिनका बेस मजबूत होता है उनकी आधार, उसकी बिल्डिंग, उनका अध्ययनरत बहुत मजबूत होता है। इस आवर्त सारणी को व्यवस्थित करने के लिए मैंने अभी केवल आपको कुछ शब्दावली दी थी, कुछ एक तरह से एक अपने शब्दों में आपको दिया था, और मैंने ये कहा था कि जो एक सिंपली वेव्स देख रहे होंगे इसके आधार पर आप कैसे जो वर्ग हैं बीच में डी ब्लॉक के तत्व आ गए, शुरुआत में एस ब्लॉक होता है, सारणी में लास्ट में पी ब्लॉक है। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ ये जो आप देख रहे हैं ये आपका एस ब्लॉक तत्व है। एस नियम के अनुसार हमें बाद एस के बाद पी आना चाहिए, लेकिन यहाँ पी यहाँ दे दिया। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि ये आपको डी ब्लॉक के तत्व दे दिए। इनको व्यवस्थाएं कहीं खाली है, कहीं स्थान देख रहे होंगे ये बिल्कुल खाली है। उसके बाद सेकंड लाइन भी बिल्कुल बीच में खाली है, और थर्ड लाइन जो थर्ड आवर्त है उसकी भी लाइन खाली है। ये नियम अनुसार हम रट तो लेते हैं, लेकिन इसका तरीका हमें आना चाहिए। वही चीज़ को लेकर के मैंने आपको ये वादा किया था कि मैं हर चीज़ आपको पूरी तरह से सिद्धांतिक बताऊंगा। ये मायने नहीं रखता है कि आप कितने ब्रिलियंट हैं, मायने रखता है कि कभी भी कोई आपसे इस तरह का पॉइंट पूछा जाए जिससे आप पूरी तरह से व्यवस्था कर लें। उसके लिए ये एक साधारण सारणी है जो हमें आना चाहिए, और इस साधारण सारणी को हम कैसे मेंडलीव की आवर्त सारणी में व्यवस्थित कर दें ये हमें सिखाता है। वर्ग यहाँ दिए हैं 18, जिसमें 2 वर्ग एस ब्लॉक के हैं, 6 वर्ग पी ब्लॉक के हैं, 10 वर्ग डी ब्लॉक के हैं। हम टोटल काउंट करते हैं तो 2 और 6 8 और 10 18 वर्ग हैं। इनको व्यवस्थित किया गया है अभी आवर्त में, जो कि हमारी पड़ी लाइन बोलते हैं इन्हें, पहले से लेकर के 7 आवर्त तक। अभी 7 आवर्तों को हम 7 कक्षाएं भी कह सकते हैं, लेकिन इन कक्षाओं का कोई अंत नहीं है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों का उद्गम होगा, विकास वो जानेगा, कोई खोजेगा, तो हमारे आवर्त बढ़ सकते हैं, लेकिन अभी व्यवस्थित रूप में ये नहीं है। मैं केवल आपको बेसिक रूप में लेके जाना चाहता हूँ। प्रारंभिक परमाणु संरचना के संगठन के आधार पर यदि परमाणु की संरचना के हम मूल कण देखते हैं तो सभी बच्चों को ज़्यादातर कक्षा 6 7 8 9 10 तक बिल्कुल पता होता है। वो वास्तव में वही हैं जिन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। संगठन की मैं बात करता हूं तो परमाणु क्रमांक में उपस्थित ही इलेक्ट्रॉन की संख्या उसका परमाणु क्रमांक होता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन के आधार पर काउंट करते हैं, गिनते हैं। और समस्त भार जो होता है उसके नाभिक में होता है, केंद्रक में होता है, जिसमें 2 मूल कण रहते हैं जिन्हें हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। आप ये देख रहे होंगे। इसी आधार पर हम देखते हैं कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, इन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के आधार पर जो संगठन है वो केवल नाभिक का है। लेकिन अगर हम मूल कण के अनुसार देखते हैं तो परमाणु के मूल कणों में जो सादे व्यवस्थित रूप में वो बाह्य कोश में जो घूमते हैं, जिन्हें हम सेल भी कहते हैं, कक्षाएं भी कहते हैं, आवर्त भी कहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन के भ्रमण से ही, उनके व्यवस्थन से ही हम परमाणु की व्यवस्था करते हैं। और उस व्यवस्था का जो मूल कण मैंने बताया था कि प्रोटॉन है जो कि नाभिक में उपस्थित है, न्यूट्रॉन है वो भी नाभिक में उपस्थित है। इन दोनों के संगठन से, इनके योग से ही परमाणु नाभिक का समस्त भार कहलाता है। इलेक्ट्रॉन के विन्यास के आधार पर परमाणु को आवर्त, वर्ग तथा ब्लॉक में व्यवस्थित किया जाता है, जिसका मुख्य भूमिका जो होती है वो परमाणु में कक्षा और उपकक्षा, उपकक्षा तथा कक्षक में व्यवस्थित। अब ये क्या कक्षा हैं जो मैंने बताया, जो आवर्त हैं वो कक्षाएं कहलाती हैं। उपकक्षाएं क्या होती हैं, जो एस पी डी और एफ यानी कि वो सिर्फ निर्धारित हैं, वो 4 ही उपकक्षाएं हैं जिन्हें हम सबसेल कहते हैं। तथा हर सबसेल में एक ना कोई कक्षक होता है, क्योंकि मैं इस कक्षक की संख्या आगे बताऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको डिफाइन कर देता हूं। कक्षकों में ही इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होते हैं, और एक कक्ष में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं जिनका चक्रण विपरीत होता है। एक सीधा जाता है, एक उल्टा जाता है। जैसे हम स्पिन कहते हैं, प्लस हाफ या माइनस हाफ, यानी आधे से पूरा चक्र होने में वो 2 चक्रणों की बार या व्यवस्थित भी वहाँ इलेक्ट्रॉन 2 ही होते हैं। अगर एक कक्षक की बात करता हूँ, अब किस उपकक्षा में कितने कक्षक हैं उन्हें मैं आगे बताऊंगा। फिर भी एस कक्षक में जो उपकक्षा होती है उसमें एक ही कक्षक होता है, और सेकंड पी उपकक्षा होती है उसमें 3 कक्षक होते हैं। तीसरा होता है डी, तीसरी उपकक्षा होती है उसमें 5 कक्षक होते हैं,
और चौथी जो उपकक्षा है F, उसमें 7 उपकक्षक होते हैं। उसी आधार पर सारणी को व्यवस्थित किया गया है। इलेक्ट्रॉन की जो वितरण की व्यवस्था है उसमें क्वांटम संख्या निर्धारण करती है, क्योंकि बोरबरी के नियम के आधार पर पूरी तरह से उनका जो सिद्धांत है वो अपवादों में रहा। कक्षाओं को जो मैंने अभी बताया था कि आवर्त, सेल, कोष, ये हम कहते हैं। बोरबरी ने जो नियम दिया था वो दिया था 2n² सिद्धांत पर। अब 2n क्या होता है, यानी उन्होंने कहा कि कक्षाओं जो कि हमने निर्धारित किए 1 2 3 4 5 6 7, उनको अगर हम इस सिद्धांत पर लगाते हैं कि 2 गुणा n का वर्ग, n यहाँ रखा गया कक्षाओं का नंबर, उस आधार पर हम देखते हैं तो देखते हैं कि पहली कक्षा उन्होंने जो रखी K L M N, यानी 1 नंबर जो है, 2 नंबर वो n है, 3 नंबर n है और 4 नंबर यानी 4 कक्षाओं पर आधारित किया। बाकी और कक्षाओं में अपवाद रहा। फिर भी इसके आधार पर हम देखते हैं कि यहाँ जो उपकोष हैं वो S, P, D और F जो मैंने बताया था उपकोष हैं। तो उस आधार पर हम देखते हैं तो 2 जो K है, L है, M N O P, अगर हम आवर्त सारणी में देखते हैं तो मैंने अभी बताया था कि आपको 7 आवर्त हैं, लेकिन इन आवर्तों को ही हम निर्धारित अगर बोरबरी नियम से करते हैं तो उनके सिद्धांत पर ये अपवाद में रही। उपकक्षाएं S, P, D, F बिल्कुल निर्धारित हैं। ये ना तो ये किसी मैक्सिमम अगर है तो वो 4 ही उपकक्षाएं रहेंगी। उपकक्षाओं के आधार पर ही इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है। किस कक्षा में कितने उपकोष हैं और उन उपकोष में व्यवस्थित कक्षकों के ही इलेक्ट्रॉन विन्यास से निर्धारित होता है। मगर हम बोरबरी के नियम को देखते हैं तो आप यहाँ देख रहे होंगे उस नियम को मैंने निर्धारित किया कि पहली कक्षा ली जिसमें ये n बराबर 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि अभी 7 आवर्त हैं। कक्षाओं का नामांकन अभी बोरबरी बताते हैं कि K L M N तक ही वो निर्धारित करते हैं। उसी निर्धारण पे आपने पढ़ा होगा कि 2n² को अगर हम रखते हैं, यानी n की जगह हम पहली कक्षा रखते हैं तो 2 1 का वर्ग, हम उसे ओपन मैथमेटिकली करते हैं तो 2 × 1, क्योंकि 1 का वर्ग 1 रहेगा। और जब 2 से गुणा करें तो 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि K कोष में ये दिखाया गया है कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। दूसरी कक्षा आ गई है यहाँ L, जिसका नंबर 2 दिया है। उसी सिद्धांत पर लगाते हैं तो 2 का वर्ग स्क्वायर, यानी 2 गुणा 2 का वर्ग हम जब खोलते हैं तो 4 आएगा, 4 दूनी 8, 8 इलेक्ट्रॉन जो L कोष है। दूसरा उसमें मैक्सिमम, यानी ये अधिकतम की दी गई है कि 8 अधिकतम रह सकते हैं, कम तो यहाँ 1 भी रह सकता है और खाली भी रह सकता है। यानी ये कोष के अनुसार मैक्सिमम उस बोरबरी के नियम से दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन अधिकतम रह सकते हैं, कम कितने ही रहें। तीसरी कक्षा यहाँ उसी सिद्धांत को लागू करते हैं तो 3 का वर्ग खुलने पर 9, 2 9 दूनी 18, 18 इलेक्ट्रॉन M कोष में रह सकते हैं मैक्सिमम। चौथी कक्षा 2n² पर रखते हैं तो 2 4 का वर्ग, यानी चौथी कक्षा का वर्ग करते हैं 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 32 इलेक्ट्रॉन n कोष में रह सकते हैं या उपकक्षा या आवर्त में रह सकते हैं। इसी सिद्धांत को जो हम आगे शुरू किया 5वीं आवर्त में लगाते हैं, 5वीं कक्षा में लगाते हैं तो 5 का वर्ग 25 हुआ, 25 दूनी 50, जो नियम अनुसार बिल्कुल अपवाद रहा। छठे कोष में भी यही रहा, वायु निर्धारण, तो ये अपवादों में रहा। इस अपवाद को पूरा करने के लिए कुछ संख्याओं को जो अब्बाओं ने दिया था, जिसने क्वांटम संख्याओं के आधार पर आगे इन कक्षाओं को में वितरण उपकक्षाओं के कक्षकों में निर्धारित इलेक्ट्रॉन की संख्याओं में व्यवस्थित करने के लिए अब्बाओ सिद्धांत, जो कि n+L सिद्धांत, n+L थ्योरी, यानी मुख्य क्वांटम संख्या तथा द्विगुणित क्वांटम संख्या के आधार पर इलेक्ट्रॉनों का सही वितरण हुआ। उसी वितरण के आधार पर सारणी में व्यवस्था परिपूर्ण हो पाई। अब ये क्वांटम संख्या क्या है, क्योंकि अगर 9th के बच्चों को ये समझें तो मैं आगे के चैप्टर में, आगे के वीडियो में ये समझोगे, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए कि द्विगुणित क्वांटम संख्या उपकोषों को नंबर देने के लिए L का एक मान रखा गया जो मुख्य क्वांटम संख्या से 1 कम थी। यानी n में से n मुख्य क्वांटम संख्या अगर हम उसको अंक देना है, अगर 1 घटा दें तो n में अगर पहली कक्षा है हमने k तो k को नंबर 1 दिया, लेकिन अगर हम उपकक्षा को नंबर देंगे अंकों में तो क्या होगा, n यानी 1 में से 1 घटा दें, n-n बोला मैंने कि वो n-1 पर निर्धारित थी उपकक्षाओं का नंबर। उपकक्षाओं का जो नंबर दिया था वो n-1, यानी पहली कक्षा अगर 1 है ये वाली, तो 1 में से 1 घटाएँ तो एज उपकक्षा को 0 मान दिया। नीचे आप देख रहे होंगे। अगर हमने दूसरी कक्षा ली तो n- यानी 2 में से 1 घटा दें तो 1 p को दिया। तीसरे में से लिया 3 में से हम 1 घटा दें तो 2 आ गया। और चौथी कक्षा 4 में से 1 घटा दें तो 3, यानी कि कक्षाएं जब उपकक्षाएं 4 थीं तो इनके नंबर भी आपको 4 मिले नहीं। एस को नंबर अगर अंकों में देखें तो 0 दिया गया उपकक्षा को, पी को 1 और डी को 2 और एफ को 4। अब ये भी निश्चित था कि किसी भी कक्षक में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं
और उपकक्षा में एक छोटी जो उपकक्षा थी वो एस थी, उसमें एक ही कक्षक था। और उस कक्षक के आधार पर अगर हम देखते हैं तो पहली कक्षा जो है, जो कि बोरबरी के नियम के अनुसार उसमें पहली कक्षा में आप सिद्धांत देख रहे होंगे कि 2, 8, 18, 32, वो उस n² सिद्धांत पर कि कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 में 8, तीसरे में 18 मैक्सिमम, चौथे में 32, आगे निर्धारित नहीं हो पाया। अगर हम उसी आधार पर देखते हैं तो जब K में 1 था और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो केवल एक S उपकोष से ही काम, एक ही उपकोष कक्षक से काम हो जाएगा। और यदि हम 8 मैक्सिमम बात करते हैं दूसरे में, तो यहाँ क्योंकि कक्षा दूसरी आ गई तो इसका मतलब दूसरा कक्षक भी होगा। दूसरा कक्षक में पहले क्योंकि S में 2 होते हैं तो P का जो सिद्धांत के अनुसार 3 कक्षकों पे में हम निर्धारित करते हैं तो एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो 3 दूनी 6, यानी कि P जो है वो 6 ही इलेक्ट्रॉनों को रख सकता था। S, या मैं फिर क्लियर कर देता हूँ, S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, P में यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन, और D में 10 इलेक्ट्रॉन, और F में 14 इलेक्ट्रॉन। अब जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका सही आधा अगर हम डिवाइड करते हैं तो कक्षकों की संख्या बताता है। इसमें 1 कक्षक, इसको हम आधा कर दें तो इसमें 3 कक्षक, इसको हम आधा कर दें तो 5 कक्षक, और इसको हम आधा कर दें तो 7 कक्षक। अब आधा क्यों कर दें? क्योंकि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। टोटल अगर हम 2 की बात करते हैं इसमें S में, तो ये एक ही कक्षक से काम हो जाएगा। जहाँ 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, अगर हम डिवाइड करते हैं 3 कक्षक होंगे, क्योंकि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 3 दूनी 6, 5, 10 हैं तो 5 में रह पाएंगे, और यदि 14 हैं तो 7 दूनी 14। ये यहाँ अगर हम कक्षाओं में देखते हैं तो दूसरी कक्षा में जब 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन 2 कक्षाओं से पूरा हो रहा है, S और P से। भले ही कक्षा 2 नंबर है तो 2 हमने दे दिया। अब कक्षा आती है 3, तो यहाँ S में 2 होते हैं, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो S में हो गए, P में 6 इसके आधार पर, और D में 10, तो 10 और 6 18, और 10, 6 16 और 2 18, यानी 18 इलेक्ट्रॉन इन 3 कक्षकों से पूरा हो जाता है, 3 उपकक्षाओं से हो जाता है। कक्षक भी यहाँ क्लियर हो जाएंगे। चौथी कक्षा जो N है उसमें 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं उस सिद्धांत से 2n² से, तो इसमें S में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, P में 6 हो गए, तो 6, 2, 8, D में 10 हो गए, 18, और 14 और F में, यानी चौथी उपकक्षा भी इसमें इन्वॉल्व हो रही है 32 पूरा करने के लिए। अब निर्धारित समय में अगर हम देखते हैं, सिद्धांत के आधार पर देखते हैं तो उपकक्षाएं तो हम पे 4 ही हैं, लेकिन आपबाउ के नियम अनुसार जब 5वीं उपकक्षा हमारे पास है, 5वां आवर्त ये है, तो ये नियम आलो होना चाहिए, क्योंकि 5 पंजे 25 दूनी 50, जो नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास केवल ये 4 ही उपकक्षाएं, उसी में वितरण करना है, S, P, D और F। छठी कक्षा का भी नियम यही था, इसलिए ये आगे सिद्धांत बोरबरी के नियम से अगर लागू रहे तो अपवादों में रहा। लेकिन जैसे N+L थ्योरी में हम जाते हैं, उस N+L थ्योरी के लिए ही आपको समझ में आएगा, जो मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा, क्योंकि आपबाहु के नियम के अनुसार N+L थ्योरी को समझना बहुत ज़रूरी है। N+L की थ्योरी यानी कि अगर हम देखा जाए तो मुख्य क्वांटम संख्या समझिए, जो कि कोषों के नंबर को बताएगी, और प्लस द्विगंशी क्वांटम संख्या यानी कि उपकोष की संख्या के नंबरों को बताएगी। इनके आधार पर उपकोष संख्या नंबर हम जोड़ते चले जाएंगे, और ये जो आप सामने ऊपर वाले इसमें देख रहे होगे, इसमें सारा निर्धारित होने के बाद हम हर एक परमाणु क्रमांक का इलेक्ट्रॉन विन्यास करने के बाद पूरी तरह से आवर्त सारणी को व्यवस्थित करेंगे, जो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में देखोगे। तो धन्यवाद बच्चों, मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आपको अपडेट करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, पढ़ते रहो, आगे बढ़ो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।